हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी ऑनलाइन क्लास लेकर। देखिए, पिछली क्लास में हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में जाना था। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जब हमने अकाउंटिंग एंट्रीज की थी, उसमें कुछ एक प्रॉब्लम्स जो हमें न्यूमेरिकल करते बार आती है, या थ्योरी की प्रॉब्लम ही हम कह सकते हैं, कुछ एक बातें रह गई थी। जैसे जो हमारी अदद याचना होती है, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, शेयर फॉरफीचर की जो एंट्रीज होती हैं वो रह गई थी। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। जल्दी से अपना कॉपी और पेन निकालिए और तैयार हो जाइए। कॉल्स इन एरिया क्या होता है? कॉल्स इन एरिया कई बार क्या होता है कि किसी अंशधारी जिसने कंपनी के अंश ले रखे हों, वो या तो आवंटन की राशि नहीं दे पाता, या फर्स्ट कॉल की राशि नहीं दे पाता, या सेकंड या फाइनल कॉल की राशि नहीं दे पाता। तो उस दशा में जो अमाउंट है वो कंपनी उसको लेटर भेजती है, कंपनी उसको इंटीमेट करती है कि आप 30 डेज के अंदर अंदर जो आपका एरियर है उसको कंपनी के लिए पे कीजिए, नहीं तो आपके शेयर्स फॉरफीचर कर दिए जाएंगे, आपके इन शेयरों का हरण कर दिया जाएगा। जो कॉल्स इन एरियर होता है, कॉल्स इन एरियर उसके लिए कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है, कौन सी एंट्रीज की जाती हैं? हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कॉल्स इन एरियर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के, इनकी एंट्रीज करने के। पहला कि बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और सेकंड है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ये अलग से खाता खोल लिया जाता है कॉल्स इन एरियर का। पहली कंडीशन में एक हमारे पास ये ऑप्शन है कि या तो हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल लें, दूसरा या कॉल्स इन एरियर बिना खोले ही कॉल्स इन एरियर अकाउंट बिना खोले ही एंट्रीज करें। तो पहला ऑप्शन में क्या कैसे एंट्री होगी, देखिए इसको एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। कोई शेयर होल्डर्स है जिसके पास कंपनी के 1000 शेयर्स हैं, कंपनी ने टोटल 10,000 शेयर्स इशू कर रखे हैं। किसी शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स हैं 1000, ठीक है। कंपनी शेयर्स को मंगवा रही है कैसे एप्लीकेशन केस में ₹2 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर होल्डर्स ने ₹2 जो एप्लीकेशन के थे वो तो पे कर दिए, अलॉटमेंट का अमाउंट तो पे नहीं कर पाया, जो ₹3 रखी थी हमने कॉल उसको वो पे नहीं कर पाया, उसके शेयर्स, उसका जो ₹3 है वो कॉल्स इन एरियर में हमने दिखाना है। एंट्रीज करने के दो तरीके, पहला बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। देखिए अलॉटमेंट की इसमें की एंट्री हम करेंगे जब अलॉटमेंट के ऊपर जो ₹3 मंगवा रखे हैं उसी की एंट्री हम समझेंगे। पहले तो हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हुई हमारी ड्यू की एंट्री। शेयर कैपिटल के पैसे आने हैं अलॉटमेंट के ऊपर 3 रुपये के हिसाब से, 10,000 के ऊपर 30,000 अमाउंट आना है अलॉटमेंट के ऊपर। ये ड्यू कर लिया हमने, पहली एंट्री हो गई। लेकिन होता क्या है, बैंक में कितना अमाउंट आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितना अमाउंट आ रहा है, 3 रुपीज ऑन 1,000 शेयर्स एक शेयर होल्डर्स ने नहीं पे की। बैंक में अमाउंट आया 9,000 शेयर्स का बाई 3, अलॉटमेंट की 3, 27,000। एक लाइन खाली छोड़ देनी है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट का अमाउंट हमें रिसीव हो गया बैंक में, लेकिन कितना होना था, 30,000 होना था। अमाउंट कितना रिसीव हुआ, 27,000 हुआ। 3,000 लेने को बच गया, जिसे कॉल्स इन एरियर बोला जाएगा, तो उस अकाउंट को भी हम डेबिट कर देंगे। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड 3,000। एक तो हो गई हमारे पास ए वाली पोजीशन, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरिया अकाउंट। और जब ये अमाउंट आएगा जो 3,000 रुपीज़ है, जैसे अलॉटमेंट के ऊपर पे नहीं कर पाया 3 रुपये, तो फर्स्ट कॉल के ऊपर शेयर होल्डर्स अगर दे देता है, उस टाइम क्या एंट्री हो जाएगी, सिर्फ फर्स्ट कॉल के ऊपर दें, बीच में कभी दे सकता है, जैसे उसे अमाउंट मंगवाया जाए। इसका कॉल्स इन एरियर का जब भी वो अमाउंट पे करेगा, उसमें एंट्री हो जाएगी। दोबारा से क्या एंट्री होगी, बैंक में अमाउंट आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड 3,000। किस चीज़ के पैसे हैं, कॉल्स इन एरियर के, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और 3,000 क्रेडिट हो गया। 3,000 से डेबिट होता, 3,000 से क्रेडिट हो गया, बैलेंस 0, खाता निरस्त हो गया। बैंक में टोटल अमाउंट 3,000 ये हुआ, 27 ने 30,000, अलॉटमेंट के 30,000 रुपीज़ क्लियर हुए। अच्छा, इसी के साथ एक और बात आती है कि यदि कॉल्स इन एरियर की प्रॉब्लम हो, तो कंपनी को राइट होता है 10% इंटरेस्ट चार्ज करने का। 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगी कंपनी पर एनम। जब इंटरेस्ट की एंट्रीज करनी हो, उसमें क्या एंट्री होगी, पहले तो इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा शेयर होल्डर से। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी, ये जो इंटरेस्ट है हमारे पास कॉल्स इन एरिया के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा, हमारे लिए ये इनकम होगी। इनकम हमने ड्यू कर देनी है। इंटरेस्ट की क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया क्या एंट्री होगी, हमने इंटरेस्ट ड्यू करना है सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया हमारे लिए इनकम है। 10% ये चार्ज किया जाता है, जैसे मैंने पहले बताया। तो पहले तो ये हमने ड्यू कर दिया। जो सन्ड्री शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने ये इंटरेस्ट पे करना है, उनके अकाउंट को डेबिट कर दिया। दूसरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक में अमाउंट आ जाएगा। कौन
देगा अमाउंट सन्ड्री शेयर होल्डर्स टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स। दूसरी एंट्री हो गई। इसी के साथ हमने क्या करना है, ये जो इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है वर्ष के एंड में, जब भी ईयर एंड हो रहा होगा उसमें इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। थर्ड एंट्री ट्रांसफ़र की हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर account debited to profit and loss account। इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम लिख सकते हैं। ये जो कंपनीज में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही कहा जाता है। तो ये तीन एंट्रीज हमारी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के ऊपर हुई। इसी तरह से कॉल्स इन एडवांस के लिए अभी तक हमारी एंट्री हुई कॉल्स इन एरियर की बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट एंड इंटरेस्ट की एंट्रीज। इंटरेस्ट की एंट्रीज तो सेम ही होगी, चाहे आप एंट्रीज बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट से करें या विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट करें। यदि कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोला जाता है उस दशा में क्या एंट्री होगी, जैसे पिछला एग्जांपल था कि 1000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज़ किसी शेयर होल्डर्स ने नहीं दिए होते, अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। फिर से अलॉटमेंट ड्यू करना है हमने, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ड्यू कितना हुआ 10,000 मल्टीप्लाई 3 30,000 30,000 पहली एंट्री हुई। लेकिन बैंक में अमाउंट कितना आया, बैंक अकाउंट डेबिटेड 1000 शेयर के ऊपर 3 रुपीज़ पे नहीं किए बैंक में, फिर से 27,000 जैसे पिछले एग्जाम पीछे बताया गया था। और यहाँ पर हमने अकाउंट नहीं खोलना है कॉल्स इन एरियर का, अलॉटमेंट का अमाउंट भी जितना मिला उतने से ही हमने इसको क्रेडिट करना है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होना कितने सब से था क्रेडिट 30,000 से होना था, लेकिन हम कितने से अलॉटमेंट का मनी कितना रहा 27, हम 27 से इसको क्रेडिट करेंगे। बाकी जो बैलेंस बचा 3,000 रुपीज़, 3,000 रुपीज़ बैलेंस बचा, तो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट बच गया। जैसे ही कॉल्स इन एरियर का अमाउंट जब भी प्राप्त होगा उसमें हम दोबारा से एंट्री कर लेंगे, व्हेन अमाउंट रिसीव्ड, है ना, व्हेन अमाउंट रिसीव्ड ऑफ कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का जब अमाउंट रिसीव होगा उसमें ये एंट्री हो जाएगी। जो बैलेंस अमाउंट बचा हुआ था अलॉटमेंट का 3,000 क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये चीज़ें मैं नहीं लिख रहा हूँ। व्हेन अमाउंट रिसीव्ड ऑन कॉल्स इन एरियर, जैसे यहाँ भी हो सकता था कि व्हेन अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ये चीज़ें मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये चीज़ें आप लोग खुद लिख सकते हो। और नरेशन भी साथ में नहीं लिख रहा हूँ। नरेशन +1 और +2 क्लास में बीकॉम फर्स्ट में आपने लिखना सीख ली होगी। नरेशन आप लोग खुद लिख सकते हो, ये +1 और +2 की क्लास में ही लिखवाई जाती हैं। अब आप बड़े बच्चे हो गए हो, आप खुद लिख सकते हो।
इसी प्रकार से है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर की तरह ही है। कॉल्स इन एरियर में कोई अंशधारक अमाउंट नहीं दे पा रहा है और यहाँ पर कोई अंशधारक, कोई शेयर होल्डर्स एडवांस में अमाउंट दे रहा है। कॉल्स इन एडवांस की स्थिति होगी अलॉटमेंट के समय ही या एप्लीकेशन के समय ही फर्स्ट कॉल का अमाउंट दे देना, सेकंड कॉल का अमाउंट दे देना, एडवांस में अगली कॉल का अमाउंट एडवांस में दे देना। कॉल्स इन एडवांस की पोजीशन होती है और इस दशा में कंपनी को 12% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ता है। 12% इंटरेस्ट पर एनम देना पड़ता है। अलॉटमेंट की बात करते हैं। अब एग्जांपल थोड़ा सा बदल लेते हैं। 10,000 शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स हैं, 2 एप्लीकेशन के ऊपर, 3 सेम ही रखेंगे बाकी बातें, 3 अलॉटमेंट के ऊपर और ये फर्स्ट कॉल के ऊपर 5 रुपीज़। एक शेयर होल्डर्स है, अलॉटमेंट के ऊपर ही शेयर होल्डर्स ने जिसके पास 500 शेयर्स थे उसने अलॉटमेंट अमाउंट के साथ ही एप्लीकेशन का अमाउंट भी पे कर दिया। यानी 3 तो ये और 5 ये दोनों ही अमाउंट अलॉटमेंट के ऊपर उसने 8 रुपये दे दिए। एंट्री क्या होगी? पहले तो ड्यू की एंट्री सेम उसी तरह से, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, ड्यू की एंट्री करें हम, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है अलॉटमेंट के ऊपर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, $10,000 मल्टीप्लाई 3 30,000, 30,000 अमाउंट सेम उसी तरह से पिछला ही एग्जाम्पल है। 30,000 अमाउंट प्राप्त होना है, ड्यू हमने कर दिया। सेकंड है, सेकंड जो एंट्री होगी वो रिसीव की होगी। बैंक में कितना अमाउंट आ रहा है? बैंक अकाउंट डेबिटेड 30,000 तो आ ही रहे हैं जो अलॉटमेंट के आने थे, लेकिन 500 शेयर किसी के पास हैं, उसने 5 रुपीज़ एडवांस में पे कर दिए, तो 500 टू 2,500 32,000 अमाउंट, 32,500 अमाउंट अलॉटमेंट के ऊपर आ गया। यानी कि ये एडवांस में आ चुका है। इसमें से 32,000 में से अमाउंट 30,000 आया है किसके ऊपर? टू शेयर कैपिटल का, शेयर अलॉटमेंट का। कितना? 30,000 शेयर अलॉटमेंट का है और एडवांस कितना आ चुका है? 2 कॉल्स इन एडवांस। कितना अमाउंट? 2500। और जब फर्स्ट कॉल की बारी आएगी, जब एक फर्स्ट कॉल ड्यू की जाएगी और अमाउंट रिसीव किया जाएगा, उसमें इस कॉल्स इन एडवांस को यूज़ किया जाएगा। उसमें कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट की बजाय डेबिट कर लिया जाएगा। ठीक है। या जब भी इसको एडजस्ट करना होगा तो कॉल्स इन एडवांस को डेबिट किया जाएगा और जिस कॉल में एडजस्ट करना है, जैसे फर्स्ट कॉल में इसको एडजस्ट करना है तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू, फर्स्ट कॉल में करना तो फर्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड में करना होगा तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ठीक है। इसी प्रकार से इंटरेस्ट की एंट्री होगी।
देखिए, जब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर हमने ड्यू किया था, उसमें इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो हमारे लिए इनकम थी। लेकिन कॉल्स इन एडवांस के ऊपर हमें 12% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, हमारे लिए खर्चा है। खर्चा है, खर्चों को हमेशा ही डेबिट किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड मैंने कहा ये बातें मैं नहीं लिख रहा हूँ। व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये बातें आप लोग खुद लिख सकते हो। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये हमारे क्रेडिटर हो गए। इन्होंने हमसे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट लेना है, और जब ये अमाउंट पे किया जाएगा तो दूसरी एंट्री क्या बन जाएगी? सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक से अमाउंट दिया हमने, जितना अमाउंट बनेगा, ठीक है। अब जो हमारा खर्चा है इसको भी ईयर के एंड में हमने ट्रांसफ़र कर देना है। कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को ट्रांसफ़र करना है, यहाँ पर ये डेबिट हो रहा है, इसको क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट किसे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ये हमने ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट है हमारा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, अंशों का हरण। अंशों का हरण कब किया जाता है? जब कोई अंशधारक अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी, उसको पे करने में असमर्थ होता है, और कंपनी उसको समय देती है कि इतने दिनों के अंदर आप अपना अमाउंट, जो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट है, उसको पे कीजिए। अगर वो फिर भी नहीं देता है तो उसके अंशों का हरण कर दिया जाता है। और इस दशा में क्या एंट्री की जाती है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन फॉरफीचर फीचर्स ऑफ शेयर्स। जब अंशों का हरण किया जाएगा, क्या एंट्री की जाएगी? हमारे पास दो तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। पहली, व्हेन शेयर्स आर issued on when shares are issued at par, जब अंश हमने एट पार के ऊपर जारी किए हों। और दूसरी, when shares are, आर की जगह वर लिखते हैं, वर issued at premium,
यहाँ पर जब शेयर प्रीमियम के ऊपर इशू किए थे उसमें क्या एंट्री होगी, बोलने का मतलब कि जब शेयर प्रीमियम के ऊपर इशू किए थे और उनका फॉरफीचर्स किया जा रहा है, उनका हरण किया जा रहा है, तो क्या एंट्री होगी। देखिए जब एट पार के ऊपर शेयर इशू किए थे और उनका हरण करना है उस दशा में क्या एंट्री होगी, हमें शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। क्यों करना है, जितने रुपए के अंशों का हमने हरण करना है उस अमाउंट से शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना है, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना है। क्यों डेबिट किया, देखिए जब जब पूंजी में वृद्धि होती है, पूंजी में जब जब वृद्धि होती है उसको क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पूंजी में कमी हो रही है, अंशों का अंश पूंजी में कमी हो रही है, अंशों का हरण किया जा रहा है, उसकी वजह से शेयर कैपिटल में रिडक्शन हो रही है, कमी हो रही है। कमी होने के कारण हमने क्या किया, जितने रुपए से कमी हो रही है उतने रुपए से अंश को डेबिट कर दिया। अच्छा यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी होगी, यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट हमने जितना अमाउंट कॉल कर रखा है, जितना अमाउंट कंपनी ने मंगवा रखा है उतना अमाउंट से हमने इसको डेबिट करना है। जैसे 10 रुपए के शेयर्स थे, कितने रुपए के शेयर्स थे, 10 रुपए का शेयर्स था। कंपनी ने जैसे अभी तक 5 रुपए मंगवा रखे हैं, 10 रुपए में से 2 रुपए एप्लीकेशन के प्लस 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, ये मंगवा रखा है 5 रुपीज, और अंशों का हरण 5 रुपीज मंगवाने के बाद किया जा रहा है। जैसे अलॉटमेंट की मनी उसने नहीं दी, फर्स्ट कॉल के ऊपर उसके अंशों का हरण कर दिया गया, तो जितना अमाउंट मंगवा रखा है मांगी गई राशि से इसको डेबिट किया जाएगा। अमाउंट कॉल्ड अप टू फॉरफीचर्स, जब फॉरफीचर्स किया जा रहा होगा उस समय तक कितना अमाउंट मंगवाया उस राशि से डेबिट किया जाएगा। पहली बात तो हो गई। दूसरा, क्रेडिट किसे किया जाएगा, जो अमाउंट हमें प्राप्त नहीं हुआ उस अमाउंट से इसको क्रेडिट किया जाएगा। जैसे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यदि अलॉटमेंट की राशि प्राप्त ना हुई हो, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, साथ में क्रेडिट किया जाएगा टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये तीनों ही खाते जो हैं, अलॉटमेंट का है, फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का, जो राशि मांगी थी लेकिन प्राप्त नहीं हुई, नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। और लास्ट जो फॉरफीचर्स हैं, जो अमाउंट प्राप्त हो चुका हो। विद किसके साथ, इसको कितने अमाउंट के साथ किया जाएगा क्रेडिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को, विद अमाउंट रिसीव्ड यट अप टू, लिखते हैं अप टू फॉरफीचर्स, हरण तक जितना अमाउंट प्राप्त हो चुका होगा उससे शेयर फीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। जैसे एप्लीकेशन का ही अमाउंट आया था 2 रुपीस, 2 रुपये, उससे इसको क्रेडिट किया जाएगा। देखिए दो बातें यहाँ पर हुई, कौन कौन सी, क्रेडिट करते समय दो बातें हुई। एक,
जो अमाउंट प्राप्त नहीं हुआ, नॉट रिसीव, जो अमाउंट प्राप्त नहीं हुआ, एक तो वो नॉट रिसीव और दूसरा जो रिसीव हो चुका है, रिसीव्ड, इन दोनों के टोटल के अमाउंट के बराबर शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। अच्छा, ये तो हमारा कौन सा, इशूड एट पार। इसी तरह से है व्हेन शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम एंड फॉरफिटेड, जब आज प्रीमियम के ऊपर जारी किए थे और उनका हरण किया गया, उस दशा में क्या प्रविष्टि की जाएगी। हमारे पास दो सिचुएशंस यहाँ पर हो सकती है, जो दो प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये एक कि यदि प्रीमियम की राशि चुकाई नहीं गई, इफ प्रीमियम इज नॉट received, यदि प्रीमियम का अमाउंट प्राप्त नहीं हुआ, उस दशा में क्या एंट्री होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्यों किया शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट, क्योंकि पूंजी में कमी हो रही है। और मैंने पहले बताया था पूंजी का हमेशा एक क्रेडिट बैलेंस होता है, और जब जब इसमें वृद्धि होती है इसको क्रेडिट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर अंशों के हरण के कारण पूंजी में कमी हो रही है, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। पूंजी में कमी को हमेशा डेबिट किया जाता है, वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट, और मैंने लिखा इफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, यदि प्रीमियम की राशि हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई तो उतने रुपए से हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देना है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर second and final call account, to share forfeiture account। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से डेबिट होगा, जितना अमाउंट हमने अभी तक मांगा है, शेयर्स के ऊपर जितना अमाउंट अभी तक मांगा गया, जितनी याचनाएं अभी तक की गई हैं। अमाउंट कॉल्ड अप टू फॉरफीचर्स, फॉरफीचर करने तक कितना अमाउंट मांगा गया है। प्रीमियम की राशि जो प्राप्त नहीं हुई, इफ नॉट रिसीव्ड, यदि प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ, जितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ उसे हमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट नॉट रिसीव्ड, ये भी यदि अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं आया है उसको हमने क्रेडिट करना। फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं आया, क्रेडिट करना फर्स्ट कॉल अकाउंट को। सेकंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं मिला है, इफ नॉट रिसीव, तीनों में ही, इसमें भी और इसमें भी, तीनों ही इफ नॉट रिसीव्ड, और सिर्फ फॉरफीचर अकाउंट में क्या आएगा, अमाउंट रिसीव, जो अमाउंट हमें मिल चुका है उसी अमाउंट से हमने इसको उतना अमाउंट हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल देना है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि नेक्स्ट हमारी जो पोजीशन बनती है, इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड, ये तो हुआ इफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। नेक्स्ट है इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड
इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड, उसमें क्या एंट्री होगी, यदि अंशों का हरण हम कर रहे हैं, प्रीमियम के ऊपर जारी कर रखे हैं और प्रीमियम की राशि हमें मिल जाती है, एंट्री उसमें क्या करते हैं, उसमें शेयर कैपिटल अकाउंट तो वैसे ही डेबिट किया जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर forfeiture अकाउंट। जितना अमाउंट हमने अभी तक मांगा है, अमाउंट कार्ड अप टू फॉरफीचर्स, अमाउंट कार्ड अप टू फॉरफीचर्स, शेयर अलॉटमेंट में जो अमाउंट हमें प्राप्त नहीं हुआ, अलॉटमेंट का भी, और फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी यदि जितना अमाउंट हमें प्राप्त नहीं हुआ, फाइनल कॉल का अमाउंट भी जो हमें प्राप्त नहीं हुआ, इफ नॉट रिसीव्ड। और जो अमाउंट हमें प्राप्त हो चुका है वो हमने सिर्फ फॉरफीचर अकाउंट में डाल देना है। अमाउंट रिसीव्ड से हमने क्या करना है, अमाउंट रिसीव्ड से हमने सिर्फ फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। यदि अलॉटमेंट का पैसा आ चुका है, अलॉटमेंट मनी आ चुकी है, तो उसको हम यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे। फिर अलॉटमेंट मनी को हम यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे। अलॉटमेंट मनी को फॉरफीचर अकाउंट में ऐड कर देंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन का अमाउंट आ जाएगा, अलॉटमेंट का अमाउंट आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि फर्स्ट कॉल का अमाउंट आ चुका है और सेकंड का नहीं आया है, तो हमने क्या करना, शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर सेकंड कॉल टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और उसमें किस किस शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कौन कौन सा अमाउंट आ जाएगा, एप्लीकेशन का अमाउंट आ जाएगा, अलॉटमेंट का अमाउंट आ जाएगा और फर्स्ट कॉल का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी ट्रीटमेंट थी शेयर फॉरफीचर्स के ऊपर। अगली हमारी क्लास होगी रीइश्यू ऑफ शेयर्स और एक न्यूमेरिकल करेंगे।